राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। जो भी मैं अपनी लाइफ से संबंधित अर्थात अपनी जिंदगी से संबंधित आपको कहानी कथा बताती हूँ वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। आप लोग उसको बहुत प्यार करते हैं और मुझसे हमेशा बोलते हैं दीदी इसको आगे कंटिन्यू करो, आगे बनाओ, आगे बनाओ। तो मैं अपनी लाइफ से संबंधित 3 वीडियो बना चुकी हूँ। ये 4th वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब मैंने सरकारी नौकरी डॉक्टर की पढ़ाई करी, डॉक्टर की पढ़ाई करने के बाद योगा फिजिशियन की जॉब कर रही थी, वहां से रिजाइन देके अपने माँ बाप से बोला कि मेरे को श्रीधाम वृंदावन जाना है ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो मेरे माँ बाप ने क्या कहा था, कैसा रिएक्शन था। सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब मेरे माता पिता ने मेरे को श्रीधाम वृंदावन भेज दिया तो उसके बाद मेरे जो अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार रिश्ते नाते उन लोगों ने क्या क्या बोला था, क्या उनका रिएक्शन था, किन किन परेशानियों का मुझे सामना करना पड़ा था। थर्ड वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे मेरे को श्रीधाम वृंदावन आए हुए 2 महीने हुए थे। 2 महीने के अंदर मैंने अपनी ज़मीन ले ली थी और 3 से 4 महीने के अंदर ही मैंने अपना श्रीधाम वृंदावन में मकान बना लिया था, आशियाना बना लिया था और बना लिया था। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि जब मैंने अपनी प्रथम कथा करी तो मुझे क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा, कैसी रही मेरी प्रथम कथा, मेरे को कितनी परेशानी हुई, क्या परेशानी नहीं हुई, क्योंकि इतनी जल्दी सीखकर मैं कथा करने वाली थी। मैं आप लोगों को क्लियरली कर दूं कि मैं श्रीधाम वृंदावन आए हुए मुझे 3 महीने हुए थे और 3 महीने के बाद ही मेरे गुरुजी ने कहा था तुम कथा करने के लिए एकदम परफेक्ट हो, तुम कथा करने के लिए एकदम उचित हो। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि इतना जल्दी कैसे हुआ, जबकि कथा को सीखने में कम से कम 2.5 से 3 साल लग जाते हैं। लेकिन मेरे गुरुजी ने बोला कि तुम एकदम कथा करने के लिए परफेक्ट हो, एकदम सही हो, तुम जाके कथा कर सकती हो। मैं बड़ी नर्वस फील हुई। मैंने आके फ़ोन करा, मैं किराए के कमरे में रहती थी, मैंने आके अपनी माता जी को फ़ोन किया। मैंने कहा मेरे गुरुजी मुझसे बोल रहे हैं कि तुमने पूरी कथा सीख ली है और तुम कथा एकदम अपने घर पे जाके या फिर अपने होम टाउन में जाके यहाँ पे भी तुम अरेंज कर सको, वहाँ पे कथा कर सकते हो। तो मेरे माता पिता ने कहा अभी तो आप गए थे, आपको गए अभी 3 महीने हुए हैं, इतनी जल्दी आपने कथा कैसे सीख ली? अपने गुरुजी से हमारी बात कराना। मैं अगले दिन अपने गुरुजी के पास गई कथा सीखने के लिए। मैंने कहा कि मेरे माता पिता आपसे वार्तालाप करना चाहते हैं। उन्होंने फ़ोन पे बात करी तो मेरी माता जी ने बोला कि गुरुजी जब स्टार्टिंग में हम लोग आपके पास आए थे तो आपने कहा था 3 साढ़े 3 साल कथा सीखने में लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अगर जल्दी से जल्दी भी कवर करेंगे तो कम से कम 1 साल तो लगेगा ही लगेगा। आपने इतनी जल्दी उनको कथा कैसे सिखा दी? तो मेरे गुरुजी ने कहा मुझे नहीं पता कि मैंने इसको इतनी जल्दी कथा कैसे सिखा दी। मेरे ख्याल से बिहारी जी का इनके आशीर्वाद है और पूर्व जन्म का कोई फल ही है जो इन्होंने सब कुछ इतना जल्दी कैच कर लिया, इतनी जल्दी कवर कर लिया। फिर भी अगर आप चाहते हो तो मैं 1 महीना और कंटिन्यू कर सकता हूँ और 1 महीना करने के बाद फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या रिजल्ट है। अब 1 महीने तक गुरुजी ने जब मुझे कंटिन्यू करने के लिए और बोला, फिर मैं गुरुजी के पास कथा कंटिन्यू करने लग गई। गुरुजी मेरे को उस समय बोलने का अभ्यास नहीं कराते थे। बात ये होती है कि 2-2.5 से 3 साल लोग बोलने का अभ्यास करते हैं। कथा तो पढ़ लेते हैं 2.5 से 3 महीने में, लेकिन बोलने का अभ्यास करते हैं, कैसा बोला जाए, कैसा ना बोला जाए। तो गुरुजी मुझे बोलने का अभ्यास नहीं कराते थे बिकॉज आई एम वेरी पॉपुलर फेस इन सोशल मीडिया साइड। आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं आशु परिहार के नाम से। मैं सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फेमस थी बिकॉज ऑफ द रीज़न मैं अपनी सोशल मीडिया साइट पे मैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर फेस थी। उस टाइम पे मैं अपने देश के लिए, धर्म के लिए अपने विचार व्यक्त करती थी, तो मुझे बोलना नहीं सिखाया गया था। वो जब कथा सिखाते हैं ना तो पहले आपको बोलना भी सिखाएंगे, आपको पढ़ना भी सिखाएंगे संस्कृत, और आपको बोलना भी सिखाएंगे और आपको बताएंगे कि प्रथम दिन में क्या बोलना है, द्वितीय दिन में क्या, तृतीय दिन में क्या। लेकिन बिना बिहारी जी की कृपा के ये सब संभव नहीं हो पाएगा। गुरुजी को 1 महीना मेरी माता जी ने और दिया कि आप 1 महीना और ले लीजिए। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अक्टूबर में मैं गई थी, 1 अक्टूबर में 1 अक्टूबर को मैं गई थी। 1 महीने मैंने कहीं और कथा सीखी थी, वहाँ पे मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आया था। तो वहाँ पे मेरे को उन लोगों के बारे में कुछ पता चला, कुछ अनौचित्य बात पता चली। वहाँ से मैंने कथा लीव करी, दूसरी जगह कथा सीखी, वहाँ पे भी मेरे को इतना कुछ खास समझ में नहीं आया, मैंने उस जगह को भी लीव किया। फिर मैं श्रीधाम वृंदावन के बेस्ट गुरु के पास गई, जहाँ पे मैं उनके पास दिसंबर में गई थी
और मैं 1 मार्च को उन्होंने बोल दिया था कि आप कथा करने के लिए एकदम रेडी हो, अर्थात 3 महीने में ही उन्होंने बोल दिया था कि तुम कथा करने के लिए बेटी मेरी तरफ से एकदम तैयार हो, जब भी चाहो कथा रखवा सकते हो। फिर भी मैंने 20 दिन एक्स्ट्रा लिए अपने माता पिता के कहने पे, और 26 मार्च को मेरी कथा का आयोजन होना था। मेरे माता पिता मन ही मन में नर्वस थे क्योंकि उन्होंने कथा का आयोजन दिल्ली में करवाया। प्रथम कथा का आयोजन मैं आप लोगों को क्लियरली बोल दूं कि हमें प्रथम कथा का आयोजन हम लोगों ने अपने घर पर ही करवाया था, दिल्ली वाले घर पे। मेरा जो मायका है वो दिल्ली में है, तो प्रथम कथा का आयोजन हम लोगों ने दिल्ली में करवाया, ये सोच के कि पता नहीं कथा कैसी बोलेगी, क्या होगा, क्यों हम किसी और के पैसे वेस्ट करवाएं, किसी और से क्यों बोले, क्या करें। इसलिए हमने प्रथम कथा का आयोजन दिल्ली में ही करवाया कि अगर गलती भी करेगी, बेकार भी बोलेगी, तो अपने घर पे ही तो है सब कुछ, बाहर किसी के पैसे क्यों खराब करवाने भैया। कथा कराने में टोटल खर्चा मतलब 1.5 से 2 लाख रुपए का खर्चा आता है, टेंट वेंट का इत्यादि का। चलो कथावाचक आपकी घर की है, तब भी आपसे 1.5 से 2 लाख रुपए का खर्चा तो आएगा, तो हम क्यों किसी के पैसे खर्च करवाएं। यही सोचकर हमने कि अगर अच्छा बोलेगी तो भी अपने घर की, बुरा बोलेगी तो भी अपने घर की। लेकिन कहते हैं ना, जब भी आप कोई शुभ काम कराते हो तो कोई ना कोई बाधा जरूर और जरूर आ जाती है। हमने जो कथा कराने के लिए हॉल बुक कराया था, उन्होंने 1 रात पहले हमें वो हॉल देने से मना कर दिया। मतलब बैनर छप चुके थे, पोस्टर बन चुके थे, कार्ड छप चुके थे, चारों तरफ बैनर लग चुके थे, और मैं कथा के लिए पूरी तैयार थी। वेदी भी बन चुकी थी, कथा पे जब भी होती है ना तब नवग्रह की वेदी बनाई जाती है, वेदी भी बन चुकी थी। और हमें पता चलता है कि 1 रात पहले अंकल ने हमें अपना मकान, अपना हॉल देने से साफ साफ मना कर दिया। मुझे नहीं पता क्या रीजन रहा होगा क्या नहीं। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि जब भी आप कोई शुभ काम करते हो तो बाधा तो आती ही है। फिर उन अंकल के हॉल के आगे ही थोड़ा सा एक खाली प्लॉट पड़ा हुआ था। पूरी रात जगकर लेबर ने, मेरे भाइयों ने, और भी मेरे बहुत सारे भाई आ गए थे, उन सब ने पूरी रात मर के, वहाँ पे बहुत मोटे मोटे पत्थर पड़े हुए थे, उसकी सफाई करवाई, जैसे तैसे अरेंज करवाया। टेंट वाले भैया हमारी जान पहचान के, हमने टेंट लगवाया। रात को हमने टेंट वेंट लगवा के वहाँ पे कथा का आयोजन कराया। हमें नहीं पता था कितने कलश उठेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन बाके बिहारी जी की कृपा से मेरे पास फोटो होएगी तो मैं डेफिनेटली फोटो आपको लगाऊंगी। जब मैंने कलश देखे कि इतने कलश उठ गए, 1000 से भी ज़्यादा कलश उठे थे। सबसे पहले कलश यात्रा होती है तो 1000 से भी ज़्यादा कलश उठे, और जब मैंने देखा कि इतने कलश उठ गए तो आई एम लिटिल बिट नर्वस। मैं थोड़ी सी ज़्यादा नर्वस हो गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इतने सारे लोगों को मुझसे उम्मीदें हैं और मैं उनकी उम्मीदों पे खरी उतर पाऊंगी या नहीं। कलश यात्रा होने के बाद मैं अपने कमरे में आई, मैं कूल डाउन हुई, मैंने बाकी बिहारी जी को आंखें बंद, देखो मैं जब भी अभी भी मैं बाकी बिहारी जी के लिए मैंने आंखें बंद करी है ना, मेरी आंखों के सामने वो चेहरा आ गया है। वो बड़े बड़े नेत्र, उनकी ठुड्डी पे डायमंड, उनके वस्त्र, उनका वो मुस्कुराहट, मतलब मैं जब भी आंखें बंद करती हूँ मुझे वही चेहरा याद आता है। पता नहीं क्या हो गया है। तो मैंने आंखें बंद करी, बाकी बिहारी जी से प्रार्थना करी। मैंने उनसे बोल दिया कि मैं अब अपनी इज्जत की डोर आपको दे रही हूँ। देखिए होता क्या है, मैंने उनसे आंखें बंद करके यही प्रार्थना करी। होता मैंने बोला कि कथा मैं नहीं कर रही, कथा तुम कर रहे हो। मन ही मन में मैंने बाकी बिहारी जी से जो बोला था वो ही मैं आज आपको बता रही हूँ। मैंने बोला कि कथा मैं नहीं कर रही हूँ, कथा आप कर रहे हो। बदनामी मेरी नहीं होएगी, बदनामी तेरी होएगी। मैं तेरी ही करके बोला था क्योंकि बिहारी जी को मैं दोस्त मानती हूँ अपना। मन का बदनामी मेरी नहीं होएगी, बदनामी तेरी होएगी। कथा बेकार हुई तो बेइज्जती मेरी नहीं होएगी, बेइज्जती तेरी होएगी। ये आंखें बंद करके मैं बोली जा रही थी, कमरा बंद करके, कि अब मैंने अपना सारा जीवन तुम्हारे पास छोड़ दिया है कि तुम आर करो या पार करो, जो तुम्हारी मर्जी होएगी देखा जाएगा। मैंने इतना बोला था। होता क्या है, आप लोगों ने द्रौपदी की कथा तो बहुत ज़्यादा सुनी होगी, परम प्रसिद्ध कथा है। जब द्रौपदी जी का चीरहरण हुआ तो द्रौपदी को अभिमान था कि मेरे 5 पति हैं भाई, वो मेरी चीरहरण में मेरी रक्षा करेंगे। दुशासन उनका केस खींच के लेके आ रहा था, लेकिन द्रौपदी को अभिमान था कि भाई अभी मेरे 5 पति हैं, वो मेरे 5 पति मेरी रक्षा करेंगे। जब उन्होंने देखा कि मेरे पतियों की गर्दन नीची है, तब भी उन्होंने भगवान को याद नहीं किया। मैं बताऊंगी आपको उन्होंने भगवान को याद कब किया।
फिर उन्होंने बोला अरे मैं छत्राणी की लड़की हूँ, मुझे अपनी भुजाओं पे बहुत ज्यादा प्रबल विश्वास है, क्षत्रियों की बेटी हूँ, मुझे अपनी भुजाओं पर प्रबल विश्वास है, ऐसे कैसे मेरी साड़ी खिंच जाएगी। उन्होंने अपनी साड़ी को जोर से पकड़ लिया, लेकिन उनको जब लगा कि नहीं मेरी भुजाएं भी अब छीण हो रही हैं, मेरी भुजाओं में भी इतना बल नहीं रहा है, तब उन्होंने अपने दोनों हाथ उठाकर पूरी तरीके से अपने आप को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। और जैसे ही उन्होंने संपूर्ण भाव से भगवान श्री कृष्ण को अपने आप को समर्पित किया, भगवान साड़ी का रूप धारण करके आ गए। दुनिया वहां पे बैठे सभी लोग कंफ्यूज हो गए कि साड़ी विच नारी है या नारी विच साड़ी है, कि साड़ी ही नारी है या फिर नारी ही साड़ी है। इतनी लंबी साड़ी कि हाथ थक गए, लेकिन साड़ी की डोर कभी खत्म नहीं हुई। इसलिए मैंने उस समय पे द्रौपदी को याद किया, द्रौपदी की तरह मैंने आंखें बंद करके भगवान को बोल दिया ये साफ साफ कि आज मेरी पहली कथा है, मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ, मुझे डर है, अगर बेइज्जती हुई तो बिहारी जी तेरी होगी, अच्छा हुआ तब भी तेरी, बुरा हुआ तब भी तेरा, मेरा कुछ नहीं जाएगा, इज्जत जाएगी तो तुम्हारी जाएगी। ये सोचकर कथा का समय आया। 2 बजे मेरी कथा प्रारंभ होनी थी, लेकिन किसी कारणवश 2:30 बजे कथा प्रारंभ हुई। मैं कथा पंडाल में गई। कथा पंडाल पूरी तरीके से चकाचक भरा हुआ था। हमें ये नहीं समझ में आ रहा था कि इतनी पब्लिक आ कहाँ से गई। पूरी तरीके से कथा पंडाल चकाचक भरा हुआ था। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कहाँ से आई, कैसे आई, कहाँ से आई, इतनी सारी पब्लिक। एक्चुअली लोगों को एक्साइटमेंट थी कि जो लड़की योगा सिखाती थी इतनी पढ़ाई लिखाई के बाद, ऐसी पूरे अपने क्षेत्र में, दिल्ली में, पूरे मेरा जो क्षेत्र है, मैं दिल्ली में भजनपुर से बिलोंग करती हूँ, भजनपुर यमुना विहार से, उस क्षेत्र में एकमात्र मैं लड़की थी जो कथावाचक बनने की, जिसने इच्छा जाहिर करा कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति के लिए श्रीधाम वृंदावन जाना। तो लोगों में बड़ी एक्साइटमेंट थी कि जो लड़की को हमने बचपन से बड़ा होते यहाँ पे देखा है, वो श्रीधाम वृंदावन से क्या सीख कर आई है। पूरा का पूरा पंडाल चकाचक भरा हुआ था और मैंने कथा करनी प्रारंभ करी। और जब मैंने कथा करनी प्रारंभ करी, बिहारी जी की ऐसी कृपा हुई, ऐसी कृपा हुई, ऐसी कृपा हुई कि मुझे अपनी प्रथम कथा में ही पुलिस बुलानी पड़ी। क्यों बुलानी पड़ी पुलिस अपनी प्रथम कथा में? क्योंकि भीड़ काबू करना मुश्किल हो गया था, इतनी भीड़। प्रथम दिन की कथा हुई, बहुत ज्यादा भीड़ थी। जब माउथ टू माउथ, अर्थात जब मुंह जबानी आपका प्रचार होता तो और भी ज्यादा भीड़ होती। दूसरे दिन उससे भी ज्यादा भीड़ हुई, तीसरे दिन उससे भी ज्यादा भीड़ हुई। मेरे पास कोई वीडियो क्लिप है नहीं तो मैं वीडियो क्लिप डालती। उस टाइम पे वीडियो क्लिप हमने बनवाई नहीं थी। हाँ, फोटो एक आधी जरूर होगी, वो मैं जरूर डाल दूंगी। माउथ टू माउथ जब लोगों ने कहा कि अरे वो लड़की बहुत अच्छी कथा कर रही है, बहुत जब मैं कथा करती हूँ ना तो रुदन बहुत आता है, रोना बहुत आता है। मैं रो रो के कथा सुनाती थी, मुझे नहीं पता। उद्धव के प्रसंग में रो जाती थी, बिहारी जी को याद करते हुए रो जाती थी, रुदन करते हुए कथा कर रही थी। कथा का चौथा दिन था, श्री कृष्ण जी का प्रादुर्भाव होना था, श्री कृष्ण जी का जन्म होना था। उस दिन मुझे बकायदा पुलिस को फोन करना पड़ा। पुलिस प्रोटेक्शन के साथ उस दिन मैं कथा पंडाल में गई और जब शाम को वापस आई तो वहाँ पे चैन स्नैचर, मतलब चैन को खींचने वाले, जेब कतरे यहाँ तक घुस गए थे क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई थी। पुलिस को संभालना मुश्किल हो गया था, ट्रैफिक जाम होने लग गया था उस रोड पे। बिहारी जी ने इतनी कृपा बरसाई, इतनी कृपा बरसाई कि 7 दिन कथा पंडाल चकाचक भरा रहा। लोग बाहर तक कथा पंडाल में इतने लोग आ जाते थे, इतना बड़ा कथा पंडाल था, फिर भी कथा पंडाल में इतने लोग आ जाते थे कि लोग बाहर तक कथा को सीखने, सुनने के लिए आते थे, श्रवण करने मात्र आते थे। इतनी ज़्यादा भीड़ होती थी कि नेक्स्ट डे से, जैसे कि चौथे दिन मैंने पुलिस बुलाई और 5वें दिन से पुलिस वाले स्वतः ही मुझे लेके जाने लग गए थे। क्योंकि जब मैं कथा करने के बाद उतरती थी ना तो पैर छूने वालों की लाइन इतनी ज़्यादा होती थी और मैं अवॉइड करती थी इस चीज़ को, क्योंकि कथा से जैसे ही व्यासपीठ से आप उतरे हो और व्यासपीठ से उतरने के बाद कोई आपके पैर छू ले तो आपका सारा पुण्य उसका चला जाता है। तो मैं सोचती थी कोई पैर छुए ना, लेकिन लोग एक के ऊपर एक गिरते चले जाते थे, एक के ऊपर एक गिरते, मतलब भीड़ को काबू करना मुश्किल हो गया था। इनफैक्ट फिर मैंने अपने भाइयों को बोला कि अपने दोस्तों को बुलाओ और बाकायदा प्रोटेक्शन के साथ फिर मुझे लेके जाया जाता था और प्रोटेक्शन के साथ ही लेके आया जाता था। मतलब एक लंबी सी चैन बना के लेके जाया जाता था, लंबी सी चैन बना के बीच में मुझे ले जाया जाता था क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी और भीड़ को काबू करना मुश्किल हो गया था। और 7वें दिन जब कथा विश्राम हुई, 8वें दिन जब मैंने हवन किया
औरतें रुदन करके जा रही थी। ऐसा मैं अपने मुंह से नहीं बोलूँगी, औरतों ने रुदन करना प्रारंभ कर दिया था, रोना प्रारंभ कर दिया था। और उसी टाइम कुछ रिपोर्टर्स भी आए थे। उन रिपोर्टर्स ने मेरी माँ से बोला कि आपकी लड़की कथावाचक बन गई है, आपकी लड़की ने पहली ही कथा इतनी अच्छी करी है, इतना सुपर हिट दी है, कैसा फील हो रहा है। मेरी माँ ने क्या कहा था वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट मोमेंट था। उस बेस्ट मोमेंट को शायद मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। जब मेरी माँ से ये पूछा गया कि आपकी बिटिया, इकलौती बिटिया है, वो कथावाचक बन गई है, आपको कैसा फील होता है। तो जो उस समय पे मेरी माँ के वर्डिंग थे ना, वो मेरी दुनिया में आज तक मैंने ऐसे वर्डिंग कुछ नहीं सुने। जो मेरी माँ ने बोला ना, वो सुन कर ना मेरी आँखों से आंसू बहने लगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि मेरी माँ ने क्या बोला और फिर आगे की जर्नी मेरी कैसी रही। श्रीधाम वृंदावन में मेरा मकान कैसे बन पाया, कैसे मैं अपने श्रीधाम वृंदावन वाले मकान में सेटल हुई, क्या क्या प्रोसीजर रहा, फिर मैंने कथा आगे कंटिन्यू करी या नहीं करी, मैंने कितनी कंटिन्यू करी या नहीं कंटिन्यू तो करी। उसके बाद तो फिर मैंने मध्य प्रदेश में, भोपाल में, राजस्थान में, चित्तौड़गढ़ में, देवास में, ग्वालियर में, लॉट्स ऑफ जगह फिर मैंने कथाएं करी, बहुत सारी कथाएं करी, अनगिनत कथाएं करी। इनफैक्ट अभी भी राजस्थान में 21 मई से मेरी कथा है, उसके बाद नोएडा में मेरी कथा है, उसके बाद गाजियाबाद में कथा है, श्रीधाम वृंदावन में भी मैंने कथाएं करी, मतलब बहुत सारी मैंने कथाएं करी। लेकिन मेरी माँ ने रिपोर्टर से क्या कहा उसके लिए आपको मेरा इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर देखना पड़ेगा। और कैसी लगती है आपको मेरी वीडियो, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।